डे 15 ऑफ 100 डे आइल्स चैलेंज। आज का हमारा जो गोल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो गोल था उसमें हमने क्या किया, लेक्चर 4 के नोट्स देखे, मतलब कि नोट्स को पढ़ा। उसके बाद में वोकेबलरी के लिए बुक पढ़ी, जो रोज बुक पढ़ते हैं उसको। ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ी, और इसके बाद में हमारा जो स्पीकिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। और आज जो क्लास हमने ली है वो थी ग्रामर की क्लास। स्पीकिंग के लिए ग्रामर की क्लास थी, जिसमें हमें टेंस पढ़ाए गए कि टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीकिंग के लिए। तो ये स्पीकिंग वाले पोर्शन में ही हमको आज ग्रामर पढ़ाई गई। और ग्रामर की एक ही क्लास है स्पीकिंग वाले पोर्शन में जो हमको दी गई है। इसके बाद में कीथ स्पीकिंग की एक क्लास ली, एक लेक्चर लिया। इसमें टीचर हैं की थे, ये क्या करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वहां से मैं रेगुलर एक क्लास लेता हूँ। ये तो आपको पता ही है। तो आज का हमारा ये गोल था, ये हमारा कंप्लीट भी हो गया और ये चीजें हमने करी हैं। और इसके बाद में तो आज हमने क्या सीखा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि स्पीकिंग पार्ट 3 में जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन टाइप हो सकता है। जैसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, या फिर हाइपोथेटिकल सर्कमस्टेंसेस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पास्ट एंड प्रेजेंट कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर रीजन इफेक्ट सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। इनमें से कोई एक टाइप का क्वेश्चन हमको पूछेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर जब हमको स्पीकिंग पार्ट 3 में फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेगा तो पहले दो क्वेश्चंस का जो कनेक्शन होगा वो स्पीकिंग पार्ट 2 से होगा। जो हमको टास्क कार्ड या क्यू कार्ड मिलता है जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उससे रिलेटेड ही हमको स्पीकिंग पार्ट 3 में दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि स्पीकिंग पार्ट 3 जब हम कर रहे हैं उसमें हमेशा ये याद रखना है कि हमने स्पीकिंग पार्ट 2 में एग्जामिनर को क्या क्या बताया है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनर के। अभी हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब हम स्पीकिंग पार्ट 3 करते हैं। तो एक तो हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि जब हम अपना रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो जाता है, तो हमें क्वेश्चन का आंसर है वो सही से देना है। इसके बाद में टफ क्वेश्चंस हैं वो एंजाइटी क्रिएट करते हैं, ये भी कॉमन प्रॉब्लम होती है एक, कि जो टफ क्वेश्चन आ गया तो हमको एंजाइटी होने लग गई। जब हम किसी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो हम उस रिस्पॉन्स के अंदर बैकअप में कोई एग्जांपल नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो एक एग्जांपल बैकअप रिस्पॉन्स के तौर पे हम एग्जामिनर को दे दें, तो बहुत बढ़िया रहता है। नो आइडिया आंसर द क्वेश्चन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें आइडिया ही नहीं होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट है और जो कनेक्शन है कॉन्सेप्ट का वो बना के रखें। अब एक चीज और है, जब हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हम एग्जामिनर से वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि हमें समझ नहीं आई तो हाँ, हम एग्जामिनर को कह सकते हैं कि यदि हमको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है और हमको अच्छे से समझ नहीं आया है तो हम एग्जामिनर से क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं, क्योंकि यदि एग्जामिनर को आंसर समझ नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम एग्जामिनर को कह सकते हैं कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू इलेबोरेट ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या फिर कैन यू प्लीज रिवर्ट द क्वेश्चन। एग्जामिनर हमको आंसर देते समय बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, चाहे हम कैसा भी आंसर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यदि हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछें। यदि हमने क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बैंड स्कोर में।
अभी आइल्स प्रिपरेशन में मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, इनफैक्ट सबसे बड़ी मिस्टेक्स, क्योंकि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, कि चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंसंट्रेशन बनाना और स्टडी माइंड कनेक्शन बनाना। और ये तीनों चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि जो भी हमने स्टडी करा है उसके बाद में हमें चीज़ों को लिखना है, कि मैंने आधे घंटे किसी चीज़ को पढ़ा या फिर 40 मिनट तक किसी चीज़ को पढ़ा, उसके बाद में 15 से 20 मिनट उसके बारे में लिखना। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे चीज़ों को पढ़ करके अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद में ये स्किल बेस चाहिए होगा कि मैं एक आर्टिकल को पढ़ा या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ा और उस चीज़ को पढ़ करके मैं एक पैराग्राफ में सम अप कर सकूं, समराइज कर सकूं, एक ऐसा स्किल बेस चाहिए होगा। इसीलिए आज से हम ये चीजें ट्राई करेंगे, इनफैक्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं कि मैंने यदि 40 मिनट पढ़ा है तो मैंने उससे निकाला क्या है, मैंने उससे कितना सीखा है जो अभी मेरे पास में है, वो चीज मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं। तो ये एक स्किल बेस बनाना शुरू कर देना है। अभी इस मिस्टेक का मतलब कि सॉल्यूशन क्या है? एक तो एक्सरसाइज करना, ताकि जो हमारा ब्रेन में बीडीएनएफ लेवल है वो बढ़े, मेडिटेशन करना, खेलना, डीप ब्रीदिंग करना लिम्बिक हाइजैक होने से पहले, ताकि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो एक्टिव हो जाए। तो इसको जब तक हमारी एग्जाम नहीं होती है आइल्स वाली, तब तक हमें एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, खेलना है, ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे, और डीप ब्रीदिंग करनी है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। धन्यवाद।